गुड मॉर्निंग बेटा जी। चेतन, मूलचंद वर्मा, गुड मॉर्निंग। सुमित कुमार, सुधीर जी, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। मंशु सिंह राजपूत, गुड मॉर्निंग बेटा जी। सभी प्यारे बच्चे आ जाएं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत हूँ। मैं एकदम बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते धर्मेंद्र जी, हनी, गार्गी मैम का गुड्डा। अच्छा, बहुत बढ़िया, नाइस डे। आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। शरद जी आ जाएं, अंकित रॉय, सभी प्यारे प्यारे बच्चे आ जाएं। हाँ, ये ऐप में हमेशा रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये मुझे नहीं पता कि अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो फिर लाइफ लॉन्ग रहता है या हट जाता है। इतना टेक्निकल जानकारी मुझे नहीं है। ये तो टेक्निकल टीम से ही आपको पता लगेगा, हेल्पलाइन नंबर से, कि जब आप बैच खरीदते हैं तो आप अगर उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं वीडियोस को, तो क्या वो लास्ट लॉन्ग रहती हैं या नहीं रहती। वैसे तो रहनी चाहिए, जैसा मुझे पता है। बाकी आप पता लगा लीजिएगा एक बार पूछ के, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग। तो आज का सेशन शुरू करते हैं एकदम बढ़िया सा। तो कल जितना हमने पढ़ा था, हम सोर्सेस पढ़ रहे थे, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें हमने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि क्या क्या हमने कहाँ कहाँ से लिया है। तो उधार का झूला है हमारा, ठीक है। तो उधार का झूला नहीं है, दुनिया कहती है पागल बनाने के लिए, लेकिन है नहीं। तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया? तो भैया यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, मौलिक अधिकार लिए। और क्या लिया? जुडिशरी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ली, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जुडिशरी की स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, इंडिपेंडेंस दी। और आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का तरीका वहीं से लिया। जजेस को हटाने का तरीका, जजेस को हटाने का तरीका वहीं से लिया। प्रस्तावना का क्या लिया? प्रस्तावना, प्रस्तावना जानते हैं आप, प्रियम्बल, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की थी, उस प्रस्तावना का क्या लिया हमने? मॉडल। क्योंकि पहले वर्ल्ड में सबसे पहले किसी कंट्री ने अगर अपने यहाँ पे प्रियम्बल लगाया था तो वो कंट्री थी कौन सी? यूएसए ली। और भी बहुत सारी चीजें ली हैं, पीआईएल लिया है, और क्या लिया है? जुडिशियल रिव्यू लिया है, जिसे आप न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हो, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहते हो इसे आप। क्या कहते हो? जुडिशियल रिव्यू कहते हो। हाँ बेटा, कल के लिए मैंने खुद ही मना कर दिया था दीपेंद्र, क्योंकि ये टॉपिक ही आज खत्म होगा और आज जब आपको मिलेगा तो उसके साथ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब कुछ लिया है। फिर हमने ब्रिटेन से समझा था कि क्या क्या लिया है। तो अब हम समझेंगे आगे कि आज कनाडा से समझेंगे कि एक इंपॉर्टेंट कंट्री है कनाडा, यहां से क्या क्या लिया है। फिर मेरे साथ रिवाइज कर लेना दो चार चीजों को जो जनरली पूछी गई है और क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आज। आपने कनाडा से क्या क्या लिया है? तो कनाडा से आपने लिया है कि देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक होती है यूनियन लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर जो भी बातें लिखी हुई हैं उस पर कानून कौन बनाएगा? उस पर कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ये भी पता है कि एक लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन पर काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फिर एक होती है दोनों की मिलीजुली लिस्ट, जिसे बोलते हो आप समवर्ती सूची, कौन करंट लिस्ट। क्या बोलते हो? समवर्ती सूची बोलते हो, कौन करंट लिस्ट बोलते हो, कि करंट कौन दौड़ाएगा। तो वो भी आप जानते हो, उसमें दोनों मिलके काम करते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में न तो यूनियन लिस्ट में लिखी गई, न स्टेट लिस्ट में लिखी गई, और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना या बाद में जो चेंजेस आए, लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ये भी काम हो सकते हैं। जैसे आईटी सेक्टर पर कंट्रोल, या अभी एक नई चीज चलती है ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्या चलता है? ओटीटी, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो जब इंडिया ने अपने यहाँ पे मूवीज पब्लिश होने लगी तो एक सेंसर बोर्ड बनाया। तो किसी ने सोचा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म भी होगा, नेटफ्लिक्स होगा, अमेजन प्राइम होगा, जिसपे मूवीज आया करेंगी, और ऐसी ऐसी वेब सीरीज जिसमें गालियां ऐसे चला करेंगी, ये पूछो ही मती। ऐसा लग रहा है पूछो मत ही, किसी गली मोहल्ले की चीजें देख रहे हैं, कुछ सेंसर नहीं है, कहीं बीप नहीं है, फट से गाली दे रहा है।
फट से कुछ अजीब अजीब से विचित्र सीन आ रहे हैं। तो ऐसे में ये किसी ने सोचा नहीं था। अब अगर ओटीटी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस करेगी, तो वो पहले तो सोचे नहीं थे। तो क्या गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए एक अलग सेंसर बोर्ड बनाएगी, या जो सेंसर बोर्ड फिल्मों को देखता है उसी को बनाएगी? नहीं बनाएगी ना, एक अलग बनाएगी। तो ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर न तो यहां लिखेंगे अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडरी पावर्स होती क्या हैं, यहां एक स्टार लगा के लिखेंगे कि जो विषय ना तो जो सब्जेक्ट ना तीनों में से किसी लिस्ट में ना हो, तीनों में से किसी लिस्ट में ना हो, तीनों में से किसी लिस्ट में ना हो, तीनों में से किसी भी सूची में यानी लिस्ट में न हो, यानी न तो वो संघ सूची में आता हो यानी यूनियन लिस्ट में, न ही वो स्टेट लिस्ट में आता हो, और न ही वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता हो। तो वो बची खुची जो होंगी उन्हें किसके अंदर रखा जाएगा? तो कहा गया उन्हें रेजिडरी पावर कहा जाता है, अवशिष्ट, बचा कुचा, अवशिष्ट शक्तियां यानी बची कुची पावर, रेजिडरी पावर। तो बोले वो रेजिडरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में दे दी जाएगी। तो उन पर ऐसे सब्जेक्ट्स पे पावर किसके हाथ में रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो विषय किसी सूची में नहीं आते संविधान के अनुसार वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। दूसरी क्या चीज ली है? दूसरी चीज ली कनाडा से, कि यहां के कनाडा से एक चीज हमेशा याद रखना, कनाडा की गवर्नमेंट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल रखती है। इसीलिए तो देखो जो रेजिडरी पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी तो मिल सकती थी, लेकिन दी किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर एक अर्ध संघात्मक यानी सेमी फेडरल गवर्नमेंट सरकार का स्वरूप, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होगी और संघात्मक व्यवस्था होगा फेडरल सिस्टम। कल समझाया था ना फेडरल सिस्टम क्या होता है? पूरे देश के लिए एक सरकार जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट, और हर स्टेट के लिए एक गवर्नमेंट जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, यही समझाया था। तो होगी तो फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसे बोलते हैं सेमी फेडरल गवर्नमेंट का तरीका, क्योंकि अगर टोटल फेडरल गवर्नमेंट होगी तो दोनों के पास बराबर पावर होगी, जैसे कि अमेरिका है। लेकिन इंडिया ने कनाडा वाले मॉडल को अपनाया कि यहां सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करेगी, ये भी पावर इनके पास है। और गवर्नर की पोस्ट और पद किसके अंदर आता है? तो वो याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अंडर गवर्नमेंट की पोस्ट और उसका ऑफिस आता है। लेकिन गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किसके थ्रू आता है? तो वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श संबंधी अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श संबंधी अधिकार एक आर्टिकल है आई लव यू। क्या है आर्टिकल? आर्टिकल है आई लव यू या आई हेट यू भी कर लो। 143 आर्टिकल, 143 एक आर्टिकल है जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट से कौन लेता है? आपके राष्ट्रपति जी क्या लेते हैं? परामर्श लेते हैं, उनसे पूछते हैं जहां उनको जरूरत पड़ती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही एडवाइस लेते हैं। तो ये कहां से लिया है? ये भी हमने कनाडा से लिया है कि भैया राष्ट्रपति जी को जब जरूरत पड़ेगी तो वो किससे? सुप्रीम कोर्ट से क्या लेंगे? एडवाइस लेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, और स्टेट और यूनियन लिस्ट का कंसेप्ट हमने कनाडा से भी लिया है। हालांकि यही कंसेप्ट ऑलरेडी 1935 के भारत शासन अधिनियम से भी लिया गया है, लेकिन कनाडा से भी लिया गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, मैं बताऊंगी, सब बताऊंगी। ठाकुर क्या नाम है? रोहित प्रताप सिंह, तसल्ली रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी दूंगी। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहली चीज ली है प्रस्तावना की भाषा। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना की भाषा, जिसे आप करोगे लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। प्रस्तावना का मॉडल अमेरिका से और भाषा कैसी होगी वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है।
समवर्ती सूची का टॉपिक हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेंट हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। स्टेट और यूनियन लिस्ट का टॉपिक हमने कहां से लिया? तो याद रखेंगे कनाडा से लिया। ठीक है, व्यापार वाणिज्य और समागम की व्यवस्था यानी फ्रीडम ट्रेड की, कॉमर्स की, इंटरकोर्स की, ये हमने कहां से ली? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। संसद के दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन, देखो एक सीन फंसता है, कब? एक तरफ है लोकसभा और एक तरफ है राज्यसभा। ध्यान से समझना, एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ है राज्यसभा। ये दोनों किसके बेटे हैं? तो याद रखेंगे ये दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, जिनका नाम है पार्लियामेंट यानी भारत की संसद, या एक ही मां के बेटे। अब एक बात ध्यान से सुने, लोकसभा और राज्यसभा। अब पुरानी मूवीज की तरफ थोड़ा सा लौटते हैं, तो एक वो डायलॉग सबने सुना होगा, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, फलाना है, डिगाना है, तेरे पास क्या है? तो जो पुलिस वाला ईमानदार लड़का है वो ये कहता मेरे पास माँ है ना। बहुत मीम्स बने उस पर, आगे चल के भी बहुत मीम्स बने। तो अब देखो उन दोनों भाइयों के बीच में जो वो सीन दिखाते हैं, वो दिखाते हैं लड़ाई का, टकराव है, वैचारिक मतभेद हैं दोनों भाइयों के बीच में, उनके मतलब आइडियोलॉजीज मैच नहीं कर रही हैं। तो ऐसे ही आप जानते हो लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्लियामेंट के ही क्या हैं? हाउसेस हैं। दोनों से कोई भी प्रपोजल जब पास होता है तो दोनों की हामी मंजूरी चाहिए होती है प्रपोजल पास करने के लिए, है ना। कोई भी जो आपका नॉर्मल सा बिल है वो तभी तो लॉ बनेगा, तभी तो एक्ट बनेगा, कानून बनेगा, जब लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास होगा, फिर उस पर सिग्नेचर होंगे राष्ट्रपति जी के, पापा जी के, तब मामला बन जाएगा। अब सपोज करो एक बिल लोकसभा से पास हो गया, अब राज्यसभा जानबूझ के कह रही है नहीं इस बिल को तो रोकना है, राज्यसभा ने रोक दिया। अब राज्यसभा ने क्या कहा कि इस बिल में ये चेंजेस करो, तब तो हम बिल पास करेंगे अपने यहाँ राज्यसभा से, वरना हमें तुम्हारा बिल पसंद नहीं आ रहा। अब इन्होंने ये कह के सजेशन दे के लोकसभा को वो बिल वापस दे दिया। लोकसभा के पास आया, लोकसभा ने अब हमारे यहाँ सबने पास कर दिया, ये ज्यादा मुंह चला रहे हैं, ठीक। तो लोकसभा ने वापस वो बिल वैसा ही भेज दिया, बोले यही वाला पास होगा, कोई हम तुम्हारा सजेशन नहीं मान रहे, हमारी मर्जी नहीं मान रहे। अब राज्यसभा अड़ गई, हमारा सजेशन मानो तो हम अपने यहाँ से पास करेंगे, हमारे यहाँ लोगों ने कह दिया है कि ये वाला मामला गड़बड़ है। और इधर लोकसभा अड़ गई है कि हमारे यहाँ से पास हो चुका है और हमारे यहाँ लोग लोकसभा में इसी बिल को वो कर रहे हैं, जो चेंजेस तुमने बताए उससे नहीं हो रहा। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, वही जय विजय वाला मुद्दा आ गया कि तेरे पास क्या है और तेरे पास क्या नहीं है, एकदम दोनों भाई तन गए हैं। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। क्या बोलते हैं? डेडलॉक। अब वो बिल का क्या होगा, वो तो झूल रहा है, ये मना कर रहे हैं, सजेशन जो दिए हैं उनको करो, लोकसभा कह रही है नहीं ऐसे ही करना है। तो ऐसे में क्या होगा, राष्ट्रपति बिकमिंग अ पापा, तो राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट साहब कहेंगे यार दोनों बच्चे लड़ रहे हैं मेरे, ये तो गंदी बात है। तो राष्ट्रपति जी कहेंगे ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। याद रखना कौन बुलाता है ज्वाइंट सेशन? ज्वाइंट सेशन कॉल कौन करता है? हिंदी में कहते हैं आवाहन। ये याद रखना है, लिखना है। आवाहन कौन करता है? तो याद रखना राष्ट्रपति जी करते हैं। ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति जी। लड़ाई उनके दो बच्चों में हो रही है, तो कौन बुलाता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सेशन को कॉल करते हैं। लेकिन जब ज्वाइंट सेशन होता है तो उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना मीटिंग की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर महोदय करते हैं। उस मीटिंग की बैठक में बैठते कौन है? तो वो बैठते हैं लोकसभा स्पीकर। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में ये अंतर है। कोई भी कानून, सामान्य कानून भी लॉ है। जैसे आप ट्रैफिक के सिग्नल्स को फॉलो करते हो, ये लॉ है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है ना। ट्रैफिक लाइट कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, हरी बत्ती का क्या मतलब हुआ, ऑरेंज का क्या मतलब होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। तो जीवन को एक जेन्युइन बेसिस पे चलाने के लिए लॉज, नियम, कायदे, कानून होते हैं, समाज को चलाने के लिए भी होते हैं, लेकिन हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो चीजें लिखी हुई हैं वो संविधान में लिखी हुई चीजें, सरकार कैसे काम करेगी, आपके लिए क्या क्या अधिकार हैं, ताकि सरकार कंट्रोल में रहे। क्योंकि किसी भी देश में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है?
गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट के ही अपने रास्ते से बदचलन हो जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने के लिए रहता है। ये यहां तक का मामला समझ में आया? जॉइंट सेशन क्या होता है अच्छे तरीके से समझ में आया? तो जॉइंट सेशन से सिंपल सा मतलब होता है, जॉइंट सेशन से सिंपल सा मतलब होता है कि जब लोकसभा राज्यसभा में डेडलॉक आ जाए, यानी कोई बिल को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो ऐसे में प्रेसिडेंट साहब जॉइंट सेशन बुलाते हैं, दोनों को बुलाते हैं, साथ में बैठाते हैं और कहते हैं अब जितने भी लोग हैं 543 और 245 सब मिलकर वोट डालो। तो जाहिर सी बात है, लोकसभा से पहले ही पास हुआ है, लोकसभा के मेंबर ज्यादा हैं, तो वो पास वहां हो जाना है। जब सब मिलकर वोट डालो एक ही जगह पर बैठकर, और तभी पता लग जाएगा ओवरऑल ये 800 लोगों में से कितने या 700 लोगों में से कितने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही क्लियर हो जाना है। तो फिर वो तो बदतमीजी है राज्यसभा की। ठीक है, आ जाओ। भारत शासन अधिनियम से आपने 3 सूचियां ली हैं, आपको पता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में पूछा जाए कॉन्करेंट, मैं फिर से बोल रही हूं, ध्यान दें, अगर पूछा जाए कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली है, तो मुंह से निकलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। क्या निकलना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया निकलना चाहिए। पूछा जाए संघ सूची और राज्य सूची कहां से ली गई है, तो मुंह से निकलना चाहिए कनाडा। हालांकि 1935 में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? साउथ अफ्रीका से, तो देखो भैया, साउथ अफ्रीका से आपने 2 चीजें ली कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में समय के साथ साथ में कैसे संशोधन करोगे, यानी कैसे बदलाव करोगे। तो बदलाव करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ी रूल बुक है। इसमें यूं नहीं है कि यहां जो लाइन गलत लिख गई, नहीं साहब, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा दो, ऐसे नहीं है। संविधान कोई तुम्हारी कॉपी में लिखे हुए रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तुम्हारे घर के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो संविधान में संशोधन करना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का एक प्रोसेस होती है, जो हम आगे पढ़ रहे होंगे कि 3 तरीके से आप अंडर द आर्टिकल 368 क्या करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हो, वो बता रही होंगी मैं आपको। तो उसी पर बात करता है कि संविधान में कैसे संशोधन या कैसे अमेंडमेंट किया जाता है, कौन सी चीज में बदलाव लाने की जरूरत है, तो कैसे लाया जाएगा, कितने की मेजॉरिटी से ये प्रोसेस पास होनी चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर? आ जाओ। हाँ, और राज्यसभा के यानी आरएस के सदस्यों का इलेक्शन जो होता है वो भी कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कैसा होता है? हमेशा याद रखना, इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसा होता है? जैसे ये रही आम जनता, ये कौन है? आम जनता। ये किसको चुनती है? ये चुनती है अपनी स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को चुनती है, यानी ये चुनती है अपनी राज्य विधायिका को, राज्य विधायिका को चुनती है, राज्य विधायिका यानी राज्य विधानमंडल को चुनती है, यानी ये अपने एमएलएज को चुन चुन के भेजती है। आम जनता किसको चुनती है? अपने स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं उनमें एमएलए को चुनती है। अब ये चुने हुए एमएलए अपने में से किसको चुन के भेजते हैं? राज्यसभा में अपने कुछ मेंबर्स भेजते हैं, अपने में से चुनकर क्या भेजते हैं? मेंबर्स भेजते हैं अपने में से। तो इस तरीके से राज्यसभा में हर स्टेट से कुछ ना कुछ एमएलए पहुंच चुके होते हैं और वो फिर राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। तो इस तरीके से जिसे हमने चुना उन्होंने राज्यसभा के मेंबर चुने। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? आगे बढ़े। तो आम जनता किसको चुनती है? एमएलएस को चुनती है। और एमएलएस किसको चुनते हैं? राज्यसभा में जो मेंबर्स उन्हें भेजने हैं अपने में से चुनकर उनको भेज देते हैं। यहां तक क्लियर हुआ?
ये तरीका होता है। जर्मनी से क्या लिया है बेटा जी, तो याद रखेंगे जर्मनी से, जर्मनी जहां से हिटलर बिलोंग करता था, तो जब हिटलर था तो उसने अपने यहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया था और इमरजेंसी लग गई थी। तो याद रखना है कि हिटलर ने क्या क्या किया, हिटलर से आपने जर्मनी से क्या क्या लिया, आपने लिया है इमरजेंसी के प्रोविंशियल, यानी इमरजेंसी के प्रोविंस, इमरजेंसी के प्रोविजंस, सॉरी इमरजेंसी के प्रोविजंस। इमरजेंसी जब लगती है देश के अंदर, इमरजेंसी यानी आपातकाल, ऐसी सिचुएशन जो नॉर्मल सिचुएशन से अलग है। इमरजेंसी क्या होती है, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा के मेंबर भारतीय हम खुद चुनते हैं। लोकसभा के आपने सुना है पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हुए, तो वो लोकसभा के चुनाव पूरे देश में होते हैं और आम जनता चुन के भेजती है। तो लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली हम चुन के भेजते हैं और वही सरकार चलाते हैं। जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन जब हुए थे तो हम ही ने मोदी गवर्नमेंट को चुनकर भेजा था, बीजेपी को चुनकर भेजा था। ठीक है, आ रही बात समझ में? समर्थ कोई बात नहीं, तुम मुझे 2-4 टी शर्ट भिजवा दो अगर तुम्हारा मेरी टी शर्ट की वजह से ध्यान भंग होता है, क्योंकि मेरे लिए कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है, तो मैं जिस टी शर्ट में कंफर्ट हूँ मैं तो वही पहनूंगी। लेकिन अगर बेटा तुम्हें कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 2-4 टी शर्ट ज़रूर भिजवाओगे, एड्रेस मैं ज़रूर दे दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे लगता है अब शायद आपके दिमाग में कीड़ा थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, राज्यसभा में स्टेट से भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज से भी आते हैं। यूनियन टेरिटरीज के लिए भी दे रखा है और स्टेट के लिए भी दे रखा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे लोकसभा के अंदर भी स्टेट से भी आते हैं और किससे भी आते हैं, साथ ही साथ आते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज से भी। तो ये मामला रहता है। अभी जब 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो आपको समझ में भी आएगा अच्छे तरीके से जो आप पढ़ोगे, क्योंकि जनरली दुख पता है किस बात का है कि भारत का बच्चा जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा होता है वो जानता ही नहीं है लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्टली होते हैं या नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं, कैसे होते हैं। बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम होती है, उसको लगता है यार इलेक्शन होते हैं, वो जानता ही नहीं कौन से इलेक्शन में वो खुद वोट डालने जा रहा है। और राज्यसभा के इलेक्शन में कभी नहीं गए होगे आप में से कोई, किसी ने वोट नहीं डाला, किसी ने नहीं वोट डाला। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर? हाँ नहीं, अगर आपने ऑलरेडी पहले से नोट्स बनाए तो कुछ चीजें जो आपको ऐड करनी है उन्हीं टॉपिक में ऐड कर लो। अब समझो आपातकाल इमरजेंसी क्या होती है, तो ये बात हमेशा याद रखना, आपातकाल यानी इमरजेंसी जो सामान्य से बिल्कुल अलग चीज होती है। सामान्य से बिल्कुल अलग चीज यानी कि बिल्कुल नॉर्मल से अलग सिचुएशन आ जाएगी। आपकी कंट्री के ऊपर किसी ने बम्बार्टमेंट कर दिया, किसी से युद्ध हो गया हमारा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। इमरजेंसी लगानी पड़ेगी क्योंकि पूरे देश को अब जरूरत है कि एक ही इंसान, एक ही गवर्नमेंट, एक ही लेवल से लोगों को क्या किया जाए, गाइड किया जाए। तो इमरजेंसी की सिचुएशन कहां से ली है, तो ये आपने कहां से ली है, तो जर्मनी से ली है। हालांकि आपातकाल के प्रावधान आपने 1935 से भी लिए हैं, भारत शासन अधिनियम से भी लिए। मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे जब इमरजेंसी लगती है, तो मौलिक अधिकार आपके फंडामेंटल राइट केवल 20 और 21 को छोड़कर आपके सभी फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। 20-21 को छोड़कर आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। 19 कब सस्पेंड होता है ये मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है। हाँ, जैसे कोरोना टाइम था, बहुत सही जवाब दिया है। जैसे कोरोना टाइम था तो कोरोना के समय पे एक तरीके से इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी कैसे लग गई? इमरजेंसी ऐसे लग गई कि पूरा देश रोक दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आ रहे थे, राज्यों ने भी अपने यहाँ पर क्या करा, स्टेट्स के बॉर्डर्स को क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो बहुत सारा मामला आप समझ सकते हो, लेकिन उस समय पे आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं था, मौलिक अधिकार आपके सस्पेंड नहीं हुए थे, आपका राइट टू लाइफ चल रहा था। ऐसा नहीं आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हमें चूज करना पड़े कि एक जवान बच्चा बेड के लिए आया है और एक बुढ़िया माई आई है और इन दोनों में से किसको देना है, तो हम बुढ़िया को कह दें कि तुम मर जाओ और तुम तो जी ली, अब ये बच्चा देश का नौजवान है, इसकी जरूरत है और इसे ले लिया जाए। ऐसा हुआ नहीं था। आ जाओ, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस से क्या लिया, तो फ्रांस का याद रखना, फ्रेंच रेवोल्यूशन की
फ्रेंच रेवोल्यूशन की, फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति का एक नारा था। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, मेरे साथ बोलेंगे गुड्डा? फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। क्या था? स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। यानी कि स्वतंत्रता मिले सबको, लिबर्टी मिले, समानता मिले, इक्वलिटी मिले और बंधुत्व, भाईचारा, बहनचारा बना रहे, यानी फ्रेटर्निटी। तो ये यहीं से लिया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और दूसरी चीज जो ली है वो ली है रिपब्लिकन स्ट्रक्चर। रिपब्लिकन स्ट्रक्चर या गणतंत्रात्मक ढांचे का मतलब है कि देश का प्रमुख यानी कि कंट्री का हेड, देश का प्रमुख कौन होता है? कंट्री का हेड कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वो हमेशा चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे बाद मेरा बच्चा ही आएगा, नहीं, चुनाव होगा, ठीक है, इलेक्शन होगा, उसके बाद आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि रिपब्लिकन स्ट्रक्चर कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है कि नहीं यार, राजा के बाद राजा का ही बेटा नहीं आना चाहिए, कंट्री का प्रमुख, हेड ऑफ द कंट्री शुड बी अ चूजन पर्सन। कैसा होना चाहिए? चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात यहां तक हो गई, ठीक, ये वाली बात यहां तक होगी। रशिया से क्या लिया है? तो देखो भैया, रूस के लोग अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को पूरा करने में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए हैं? रशिया से। और रशिया के अंदर लोग क्या मानते हैं? साम्यवादी सरकार है। बहुत ध्यान से सुनना, रशिया में कम्युनल गवर्नमेंट रही है। कम्युनल गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे यहां सब, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बराबर मौका मिलेगा, सबको बराबर रिसोर्सेज मिलेंगी। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। ये कहां से लिया हमने? आपके रशिया से लिया। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट भारत का कभी नहीं था। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट रशिया से शुरू हुआ 1928 में, जोसेफ स्टालिन से शुरू हुआ था। याद रखना, इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन थे इसकी शुरुआत करने वाले। 1928 में उन्होंने रशिया में इसकी शुरुआत की और भारत में इसकी शुरुआत हुई। भारत के अंदर इसकी शुरुआत होती है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आई 1951 से लेकर 56। ये पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान का क्या मतलब था? तो आपको पता है इंडिया के अंदर गवर्नमेंट 5 साल तक टिकती है। एक गवर्नमेंट अगर पहले न गिरा दी जाए तो 5 साल के अंदर वो किन चीजों पर फोकस करेगी? क्या उसका एम रहेगा कि इतना मैं डेवलपमेंट गोल बनाऊं और उसे गेन करूं, उसी पे काम करने का, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ये अच्छे तरीके से याद रहेगा, ठीक, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्योति कह रही मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और टी शर्ट में आप बहुत अच्छी लगती हैं। वो देखो, मैं कभी, आप बच्चे हो अभी आपने अपनी लाइफ जस्ट शुरू की है। क्या कर रहे हैं आप लोगों ने? 12th करी है, किसी ने ग्रेजुएशन करी होगी, जस्ट अभी इस जीवन में उतर के आए हो, ठीक है। अभी धीरे धीरे जीवन जीना सीखोगे और जब जीवन जीना सीखोगे तो जीवन की कुछ हजार चीजें भी सीखोगे। अभी तुम्हारी किस बात का मैं बुरा मान जाऊं? एक बात बता, तुम तो बिल्कुल निरे बालक हो, ठीक है, तुम तो निरे बालक हो, बिल्कुल अभी बच्चे हो। तुम अभी जीवन के जब बहुत सारे पड़ावों से गुजर के जब जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा, एक मैच्योरिटी आएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आप क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे हैं ये मायने नहीं रखता। अभी तो तुम उस वाली जनरेशन से हो जिसको पता लगे शादी में जाना 6 दिन पहले से शॉपिंग करते होगे, ऐसे करके बाल खड़े करते होगे, कौन सी बेल्ट बांधू ये देखते होगे। फिर बाद में तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे विचारों में बात है, तुम्हारी पर्सनालिटी में बात है, ना कि अगर व्यक्तित्व केवल और केवल कपड़ों से ही प्रदर्शित होता तो गांधी जी तो फिर उन्हें तो अर्धनग्न फकीर बोल के चला गया चर्चिल, ठीक है। ये वाला मुद्दा है। तो तुम बच्चे हो, तुम्हारी बातों का कभी बुरा नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, ऐसी बात नहीं है, आ जाओ, ठीक है। और वो तो मजाक मजाक में, तो वरना मैं कमेंट इग्नोर कर लेती, वो तो मुझे मजा सा आ रहा था, इसलिए मैंने उठा लिया, उस बात को पकड़ लिया, मैंने कहा आ जा तुझसे मजा लें,
तेरे जीवन को वो समझाएं। ठीक है, आ जाओ। क्लियर गुड्डा, आओ। अब जापान से क्या लिया? तो जापान से एक ही चीज ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जापान से क्या लिया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून के थ्रू, विधि, विधि यानी कि लॉ, लॉ के थ्रू एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर। भारत के अंदर कोई भी काम होता है तो वो लॉ के थ्रू, एक एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर के थ्रू ही होता है। ये वाला प्रोसेस हमने कहां से लिया? जापान से लिया। जापान के लोग नियम, कायदे, कानून के बड़े पक्के हैं। वहां आपने देखा होगा ट्रेन्स भी आती, मेट्रो ट्रेन भी आती हैं, तो उनका समय है कि वो कितनी देर रुकेंगी, 30 सेकंड रुकेंगी, और वहां पुशर लगे रहते हैं, तो वो सबको अंदर घुसेड़ देते हैं। जैसे ही जनता निकली 10 से 15 सेकंड तो निकलने के, फिर बाकी एक लाइन लगी रहती है, वो दे धक्का सबको अंदर पुशर्स भगा देते हैं। फिर तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वहां बात आती है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि लॉ जिस प्रोसीजर को एस्टेब्लिश करेगा उस तरीके से हम अपने यहां काम करेंगे, यही मामला है। ठीक है, ठीक है। जापान गरीब देश नहीं है, टेक्नोलॉजी के मामले में सबका काका है इस समय। ठीक है, क्लियर हुआ? आ जाओ बेटो, यहां तक समझ में आ गया? चलो अब एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। मैं 2 से 3 क्वेश्चन दे रही हूं, पहला क्वेश्चन लिखोगे, क्योंकि ये टॉपिक यहां खत्म हुआ, 5 क्वेश्चन इससे मिलेंगे और 5 क्वेश्चन अगले टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा जी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, मैच करो आप। ठीक है, मैं यहां कंट्रीज लिखती हूं और यहां लिखूंगी टॉपिक, आप मैच करना। यहां मैंने जापान लिखा, यहां मैंने कनाडा लिखा है, यहां मैंने यूएसए लिखा है, और यहां मैंने साउथ अफ्रीका लिखा है। ठीक है, अब मैच करना, मैं जो बताऊंगी ABCD, अच्छा इसे नाम दे दूं ABCD, और इधर मैं बता देती हूं तो तुम बता देना कि A को किससे मैच करोगे। ठीक है, 1 2 3 4, तो A का सीधे सीधे तुम ये बता देना A का दूसरा होगा कि तीसरा होगा, या सीधे सीधे सीक्वेंस ही बता देना, 2 3 4 5, जो भी तुम बताना चाहो। तो अब ये यहां पे मैं लिखती हूं, आप मुझे मैच करके बता दीजिएगा। यहां मैं लिख रही हूं आपके लिए PIL लिख रही हूं, जिसे जनहित याचिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। तो बताइए किस कंट्री से ली गई है। और यहां मैं लिख रही हूं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहां मैं लिख रही हूं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, और इस जगह मैं लिख रही हूं राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन। और यहां मैं लिख रही हूं, क्या लिख रही हूं? यहां पे मैं लिख रही हूं केंद्र, पावरफुल केंद्र सरकार, पावरफुल केंद्र सरकार, यानी कि जिसे अर्ध संघात्मक रवैया कहते हैं। बताओ क्या बता रहे हो? हाँ, तो पहले का 2 रहेगा, बिल्कुल सही बात है। A का 2, कनाडा का रहेगा 3, यूएसए का रहेगा 1, और साउथ अफ्रीका का बिल्कुल सही था 2 3 1 4। क्या रहा? 2 3 1 4, 2 3 1 4 रहा बेटा। जापान का क्या रहा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कनाडा का क्या रहा? कनाडा का पावरफुल केंद्र सरकार, केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है ना। और आपका तो ये 3 हो गया। यूएसए का क्या रहा? PIL के लिए रहा, 1 हो गया। और फिर उसके बाद में बात आती है साउथ अफ्रीका का क्या रहा? तो राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन, तो वो 4 हो गया। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका सही है तकरीबन। तो ये क्वेश्चन ऐड भी कर लेना। आ जाओ, अब हम समझेंगे प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। तो प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, ये पहले तो थम्स अप करके बता दो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखना चाहिए। ये आपने देखा होगा जब भी कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, इवन आपकी किताबें जो हैं, आपकी जो NCERT की किताबें हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की, उन किताबों में भी ये क्या लगा रहता है? प्रियम्बल लगा रहता है। उन किताबों के फ्रंट पेज पे क्या छपा रहता है? फ्रंट पेज पे मतलब अंदर की तरफ के पेजेस पे प्रियम्बल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? प्रियम्बल लगा रहता है। अब ये प्रियम्बल है क्या? तो हम पहले भी सुन चुके हैं प्रस्तावना क्या रहती है। तो बेटा जी याद रखना, जैसा कि हमने पहले भी सुना था, उसको बिल्कुल उसी तरीके से एक बार रिवाइज फिर करेंगे। तो प्रस्तावना पहले 13 दिसंबर 1946 को किसने? चाचा जी ने, यानी जवाहरलाल नेहरू।
किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था? तो कहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। ठीक है, और ये जो चाचा जी ने प्रस्तुत किया था, इसका एम था कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हम क्या बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना, तो इसे ही बाद में 22 जनवरी को, क्या 22 जनवरी 1947 को एज प्रस्तावना यानी प्रियम्बल एक्सेप्ट किया गया। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल एक्सेप्ट किया गया। प्रियम्बल क्या किया गया? स्वीकार किया गया। हैंडरिटन आपको पता है कि प्रियम्बल किसने लिखा, तो हैंडरिटन भी आप याद रखेंगे। हैंडरिटन प्रियम्बल भी किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा अंग्रेजी में। और इसकी पेंटिंग किसने की थी? तो प्रस्तावना की पेंटिंग राम मनोहर सिन्हा जी की थी। वैसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों की पेंटिंग नंदलाल बोस जी की है। इतना समझ में आया। अब बात आती है प्रस्तावना है क्या। तो बेटा एक बात बताओ, प्रियम्बल है क्या? आपको कोई भी मूवी जब टीवी पर आने वाली होती है या लॉन्च होने वाली होती है, उससे पहले कंपनी उसका टीजर जारी करती है। प्रस्तावना क्या है? टीजर है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी मूवी आपको इंटरेस्ट पैदा कर देती है, गाना चल रहा है या क्या कहना चाहिए, गाने के साथ साथ सीन आ रहे हैं खतरनाक से। जैसे आपने देखा RRR मूवी की जब रिलीज हुई थी, उससे बहुत पहले उसका टीजर आ गया था। और टीजर में आपने देखा था रामचरण और वो जो दूसरा हीरो है वो शेर को मार रहे हैं, कूदे जा रहे हैं इधर से उधर, और गाना चल गया था नाटू 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 नाटू। तो बीट बढ़िया लगी लोगों को, एकदम बढ़िया सॉलिड सी लगी। ऐसे ही फिर ब्रह्मास्त्र मूवी एक आई, ठीक है ना, उसका एक गाना चल गया कि केसरिया तेरा इश्क है पिया। ओ भैया गाना ही गाना बजे जाए। मूवी की लॉन्च से पहले ही गाना सुपर डुपर हिट था, लोग इसी गाने के चक्कर में देखने के लिए भग गए। तो मूवी जब आती है तो उससे पहले एक शॉर्ट क्लिप्स डाली जाती हैं जिससे लोगों में एक्साइटमेंट हो कि ये मूवी थ्रिलर मूवी है, सस्पेंस मूवी है या क्राइम बेस्ड मूवी है। जैसे सिंघम 2 आई थी तो ऐसा लगता है कि कैसी खतरनाक, ओ हमने देखा अजय देवगन इस बार तो पकड़ लिया गया यार, अजय देवगन बहुत हवा में उड़ता था। ठीक है, तो सस्पेंस क्रिएट हुआ है, लेकिन फिर दिखा रहे हैं अजय देवगन को कि इसने तो सब पहले से प्लानिंग कर रखी है। तो हमें लगा इसका मतलब इस बार की मूवी और ज्यादा रोचक होगी। तो ये जो ट्रेलर होता है ये पूरी फिल्म के बारे में एक छोटी मोटी कि किस बेस पर है मूवी उसके बारे में बता देता है। तो प्रियम्बल भी क्या है, प्रस्तावना भी क्या है, मूवी के ट्रेलर की तरह है। ठीक है, किसकी तरह? मूवी के ट्रेलर की तरह है, ट्रेलर की तरह। ठीक है, ट्रेलर की तरह प्रस्तावना। ये क्या बताता है 2 मिनट। ये क्या बताता है गुड्डा? ये बताता है कि पूरे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार क्या है। क्या बताता है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है, बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू क्या है। ठीक है, मतलब किन किन वैल्यू, किन किन आपके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके ऊपर बात करता है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है। आओ साहब इसे समझ लो, क्योंकि सीजीएल में आपके यहां से ये क्वेश्चंस जरूर पूछ लेता है। मैं पढ़ा देती हूं एक बार हिंदी में, इंग्लिश में अच्छे तरीके से। क्या लिखा है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम तो सब भारत के ही लोग हैं ना, ऐसा तो नहीं है एक आध कोई पाकिस्तान में रह रहा हो और यहां क्लास ले रहा हो, ये संभव ही नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग क्या करेंगे? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
यानी कि भारत को सोवरेन बनाने के लिए, सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु का मतलब होता है, यही समझ लो पहले कुछ चीजें। संप्रभु का मतलब होता है हम अपने प्रभु खुद। और हम अपने प्रभु कब कब होते हैं बेटा? खुद। सोवरेन कब होते हैं हम? जब हम अपने सारे डिसीजन खुद लें, किसी से पूछे नहीं। हमें लॉकडाउन लगाना था, हमने 2 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दिया। बाहर वाली कंट्री, चाइना नहीं लगा रहा, अमेरिका नहीं लगा रहा, जब मरने लगे लोग तब जाके होश में आया। ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगा, हमने अपने यहाँ सीधे 2 महीने का लगा दिया, बोले चुप बैठो घरों में, कोई दिक्कत नहीं, सब्जी वब्जी घर आ जाएंगी, सैनिटाइज करो, ये करो वो करो, ये बातें हमने बता दी। तो हम अपने क्या है बेटा? हम अपने प्रभु खुद हैं। अब आप बताओ, आप एक घर में रहते हो, अभी मम्मी पापा आपको रोटी पानी दे रहे हैं, तुम अभी संप्रभु हो? नहीं हो। तुम अपने प्रभु खुद हो? तुम सोवरेन हो? नहीं हो। सारे डिसीजन खुद ले रहे हो अपने जीवन के? नहीं ले रहे। सिर्फ इतने ही तो डिसीजन ले रहे हो कि मम्मी ये वाला कोर्स अच्छा है, ये वाला चैनल अच्छा है, यहां से क्या मैं क्लास ले लूं? मम्मी ने कहा ठीक है, मम्मी पैसे दिलवा दो पापा से, दे दिए गए। तुम हाल कह दो इस लड़की से विवाह करूंगा या उस लड़के से विवाह करूंगा, जूते चप्पल और पुराने लठ सब निकल आएंगे। तो तुम्हारे पास अभी सोवरेंटी नहीं है, तुम अपने संप्रभु खुद नहीं हो, तुम्हारे डिसीजन अपने खुद के नहीं हैं। ठीक, लेकिन यहां कहा गया है कि भारत का जो हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन बनाने की कोशिश करेंगे, समाजवादी बनाएंगे। समाजवादी का मतलब सोशलिस्ट बनाएंगे, जहां अमीर गरीब का भेदभाव कम हो। पंथ निरपेक्ष बनाएंगे यानी सेक्युलर बनाएंगे। सेक्युलर का मतलब भारत किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, सभी धर्मों को बराबरी का मौका दिया जाएगा, और देश का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे जब भी आप सुनते हो तो पाकिस्तान के लिए कहा जाता है, एक तो वो मूर्ख कौम है यार पाकिस्तान के अंदर, मतलब एकदम मूर्ख हैं। कभी वहां के यूट्यूब चैनल्स और उनको देखो, उनसे पूछें कि आपके लिए देश पहले है या इस्लाम पहले है, तो वो ऐसे कह देते हैं इस्लाम पहले। अरे यार, देश किसी भी धर्म से ऊपर होता है। आप एक बात बताओ, आपके लिए देश, अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए देश पहले या आपका धर्म पहले? मुझसे कोई पूछे हिंदुत्व पहले गार्गी या देश पहले, तो मैं कहूंगी हिंदुत्व तो बच ही जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व तो देश के बनने से पहले भी है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से धर्म तो अपने आप, धर्म क्या है? इंसान को एक रास्ते पे ले जाने का, सही रास्ते पे ले जाने का एक तरीका है। तो धर्म तो है ही है अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए? जिस मिट्टी में हम जन्म ले रहे हैं, जिस जगह का अनाज खा रहे हैं, उस देश की स्वतंत्रता, उस देश की इज्जत होनी चाहिए। तो इंसान क्या बोलता है? यही कहता है कि नहीं साहब, मेरे लिए देश पहले, उधर मामला दूसरा चलता है। ठीक है ना? तो और वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारा देश ही किसके बेसिस पे बना है? हमने अपना देश, आप देखोगे पाकिस्तान में साफ लिखा रहता है पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। भारत के लिए कभी लिखा हुआ देखा कि भारत एक इस्लामिक देश है या एक हिंदू राष्ट्र है? नहीं, कभी नहीं। कह देना एक अलग बात है, कोई भी कह के चला जाए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन भारत एक सेक्युलर देश है, एक पंथ निरपेक्ष देश है। और तब से, कब से? हड़प्पा सभ्यता जो ज्ञात हुई है तब से लेकर आज तक ही बेटा सेक्युलर देश रहा है। कभी भी ये नहीं रहा बीच का एक आक्रांताओं का समय छोड़ दिया जाए जिनकी बुद्धि लिमिटेड थी, वरना कभी ऐसा संभव नहीं हुआ कि भारत के अंदर सभी धर्म क्योंकि पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है भारत की, और कह दिया जाए नहीं यही वाला धर्म चलेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। अशोक के पिताजी आजीवक संप्रदाय से बिलोंग करते थे और अशोक के दादाजी जैन धर्म मानते थे, अशोक बौद्ध धर्म मानता है। यह भारत की खूबसूरती है। ठीक है? तो कहा गया इसी खूबसूरती को बनाने के लिए कि भारत क्या बनेगा? पंथ निरपेक्ष बनेगा। यानी भैया हमारे देश की तरफ से हम कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा देश ऐसा राष्ट्र है, किसी धर्म विशेष को सपोर्ट नहीं करेगा। कौन? सरकार, राष्ट्र। बाकी आपकी मर्जी है, आपका खूब मन करे मैं आज हिंदू हूं, मेरा मन करे मैं क्रिश्चियन बन जाऊं, मेरा मन करे मैं बौद्ध धर्म अपना लूं, इसके लिए स्वतंत्रता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक, यानी कंट्री क्या होगी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ऐसा गणतंत्र होगा जहां आम आदमी भी कंट्री का हेड बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू जी क्या हैं? कंट्री की हेड हैं।
एपीजे अब्दुल कलाम, जो बेचारे मतलब उनके जैसा तो विश्व में मैं ये कहती हूं कभी राष्ट्रपति नहीं आया है। भारत की धरती धन्य है कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत में पैदा हुए। सोचिए कितनी बौद्धिक क्षमता, कितना यहां से स्ट्रांग व्यक्तित्व, और उसके बाद क्या उनके पास कपड़े, किताबें दो चार, ठीक है, कभी खुद का घर लिया नहीं, ठीक। और सबसे बड़ी बात, जब उनको उनकी मिट्टी भी मिली है, मिट्टी सुपुर्दगी हुई है, तो तब भी क्या मिलता है कि भैया वही दो एक जोड़ी कपड़े हैं उनके पास, और बाकी किताबें थी, और खुद का घर कोई नहीं, विवाह किया नहीं, जीवन सादा जिया, जीवन सारा देश को समर्पित कर दिया। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी कंट्री का हेड डेमोक्रेटिक वे में होगा। ये नहीं है कि राजा के घर से ही, खानदान में से किसी का चुनाव होगा, नहीं होगा साहब, ठीक है। और इसके लिए 3 तरीके का जस्टिस दिया जाएगा। कौन सा जस्टिस? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस दिया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस दिया जाएगा, यानी कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा। पूछा जाएगा कितने तरीके के जस्टिस की बात करता है प्रियम, तो आप बताओगे 3 तरीके के जस्टिस की बात करता है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। स्वतंत्रता, कितनी तरीके की स्वतंत्रता की बात करता है? तो याद रखना 5 तरीके की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की बात करता है। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपको अपने विचार को अभिव्यक्त करने की, अपने विश्वास को मानने की, अपने धर्म को मानने की और अपनी पूजा करने की आपको स्वतंत्रता है। क्लास में कई बार आप यकीन नहीं करेंगे इस तरीके के भी प्रश्न पूछे गए हैं। सीजीएल सेकंड टीयर में यही पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बताओ जस्टिस, इनमें से कौन से जस्टिस की बात नहीं करता प्रियम्बल? तो 3 ये दे रखे होंगे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, और एक दे रखा होगा रिलीजियस जस्टिस, और बच्चा गलत कर जाएगा। तो ये याद रखना है, 3 तरीके के जस्टिस, 5 तरीके की इंडिपेंडेंस की बात करता है। समानता, 2 तरीके की समता की बात करता है। समानता किसकी? आपको इज्जत में भी समानता मिलेगी और अवसर में भी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलेगी, ठीक है। और देश के अंदर हर व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देगा। और ये साफ लिखा हुआ है कि भारत 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहा है? इस संविधान को एक्सेप्ट कर रहा है, अंगीकृत कर रहा है, ठीक है। सब आ रही बात समझ में? इतना समझ में आया यहां तक की बात? तो याद रखना है कि आपके प्रियम्बल में 4 बेसिक चीजों की बात की गई हैं। किन की बात कर? क्लास रुक कर चल रही है, एक बार वापस बाहर निकलो फिर वापस आओ। बहुत बढ़िया समृद्धि। हाँ, जनरली हम इस पेज को पढ़ के छोड़ देते हैं, पर ये बहुत गहरा मतलब है, ठीक है। जिसकी क्लास रुक रही है गुड्डा, एक बार वापस निकल जाया करो फिर आया करो। कई बार मैंने एक चीज देखी है कि एप्लीकेशन पे कुछ लॉग आ जाता है, पता नहीं कैसे आ जाता है, क्या है पता नहीं। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। पहला कि संविधान के अधिकार का सोर्स क्या है। तो ये कहता है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति गेन करता है। ये प्रश्न पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। या ऐसे पूछा गया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहां से शक्ति, पावर ग्रहण करता है। तो हमेशा याद रखना, भारत का संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहां से एनर्जी लेता है, कहां से पावर लेता है? तो भारत के लोगों से। इसीलिए स्टेटमेंट शुरू होता है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो कौन? हम भारत के लोग हैं। ये देश बना हुआ ही हमारी वजह से है। तो क्या कह रहे हैं कि संविधान के अंदर सोर्सेस कहां से हैं? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये सोर्स क्या है अथॉरिटी के, कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का? तो वो कहते हैं कि ये पावर कहां से मिलती है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है भारत का संविधान। दूसरा, इंडिया की प्रकृति कैसी है, नेचर क्या है इंडिया का? तो कहा गया इंडिया का नेचर है कि इंडिया संप्रभु है। इंडिया क्या है? संप्रभु है, सोवरेन है। सोवरेन का मतलब मैंने आपको बता दिया, अपने प्रभु हम खुद। हम किसी से ना पूछने जाएं कि लॉकडाउन लगा दें क्या, तुम बताओ, मोदी जी ने पूछा था बम गिरा दें क्या? ऐसे कह दिया जाओ गिरा के आओ, देख लेंगे पुलवामा अटैक के बाद में। और बागड़ बिल्ली सा मुंह बना के रह गया पाकिस्तान, झूठ बोल रहे हैं, हमारे यहाँ हुआ नहीं, करा नहीं, और ऐसा है वैसा है, बिल्ली जैसा मुंह बना के रह गया। अब वो बता भी नहीं सकता है कि मैं पीट दिया गया हूं और रात में घुस के पीटा हूं इंडियन
एयरफोर्स ने, अब वो बता नहीं पा रहा। तो हम किसी से पूछ रहे थे, पहले कभी पूछा करते होंगे, अब हम किसी से पूछ रहे थे कि मोदी जी ने पूछा हेलो ब्रिटेन कर दूं क्या, हेलो अमेरिका कर दूं क्या, कर दिया, बोले जो होगा देखा जाएगा, फिर बाद में देख लेंगे। हमने चलाया ऑपरेशन गंगा, हमने चलाया ऑपरेशन गंगा। बताओ अभी थोड़े दिनों पहले चलाया, काय बात पे चलाया ऑपरेशन गंगा? तुर्की के अंदर बाढ़ आई तो वहां हमने चलाया ऑपरेशन दोस्त। पूछने गए किसी से कि आ जाएं क्या, मदद कर दें क्या? पूछा किसी से? तालिबान के कब्जे वाले काबुल से भारत के लोगों को उठा लाए, ऑपरेशन देवी शक्ति। पूछने गए हम किसी से? हम नहीं पूछने गए ना, सारे डिसीजन हमारे खुद के थे ना। बस वही वाली बात। तो हम संप्रभु हैं, समाजवादी हैं, यानी कि हमारे यहाँ समाजवाद को बढ़ावा मिलता है हर तबके को। आप एक बात बताओ, ये समाजवादी तो है बेटा, ये समाजवाद ही तो है। 18 के बाद आप और मैं एक ही लाइन में लग के वोट डाल रहे होंगे, ठीक है ना? तुम्हें भी उतने ही अधिकार हैं जॉब गेन करने के जितने मुझे अधिकार हैं। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोगों को क्या देना? जस्टिस, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये उद्देश्य है। लोगों को जस्टिस मिले, लोगों को क्या मिले? लिबर्टी मिले, लोगों को इक्वलिटी मिले और फ्रेटर्निटी बनी रहे, ठीक है? फ्रेटर्निटी बनी रहे, ठीक, ये वाला मामला है। हाँ, यूक्रेन के लिए चलाया था ऑपरेशन गंगा, ठीक है। और सोचो हमारी कितनी पावर है, हमारी पावर देखो, रशिया ने एकदम युद्ध विराम कर दिया था उस बीच में, कि मोदी जी बोले भैया हम अपने बालक बच्चे निकाल रहे हैं वहां से, बोले कोई दिक्कत नहीं, निकालो, मैं थोड़ी देर के लिए युद्ध बंद कर देता हूँ। यूक्रेन से कहा कि हाँ भाई मैं अपना डेलीगेशन भेज रहा हूँ, मैं अपने बच्चे निकलवा रहा हूँ वहां से, मेडिकल के लिए पढ़ने जाते हैं यूक्रेन, भारत की तरफ से काफी बच्चे, ठीक है। तो फिर एकदम बढ़िया तरीके से निकलवा लाए उनको, एकदम कोई किसी की चूं चपड़ नहीं, ठीक। आ जाओ, संविधान लागू होने की तिथि के बारे में बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान कंप्लीट हो गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब एक चीज सुनो, संविधान का ये जो इनिशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो इनिशियल स्टेटमेंट है इसे प्रस्तावना कहते हो। ये बताता है कि आपने संविधान जो बनाया है उनमें आपने किन किन आदर्शों, किन किन वैल्यूज को रखा है, ठीक है। इसे राजनीतिक कुंजी, राजनीतिक जन्मपत्री भी कहते हो आप इसे। एक स्टेटमेंट याद रखना, चीफ जस्टिस थे एम हिदायतुल्ला, आगे पढ़ रहे होगे आप इनका नाम। इन्होंने प्रस्तावना के लिए, प्रियम्बल के लिए कहा कि संविधान की आत्मा है। ये क्या है? संविधान की आत्मा है। क्या कहा? संविधान की आत्मा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्या कहा? ये संविधान की क्या है? आत्मा है। किसने कहा? चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला जी ने कहा था कि प्रियम्बल क्या है? संविधान की आत्मा है। इट्स अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और आत्मा बता देती है कि व्यक्तित्व कैसा है, तो बिल्कुल यही बताती है। आ जान, गैर न्यायिक है, वेरी इंपॉर्टेंट डालना इस बात को। गैर न्यायिक है, गैर न्यायिक है इसका मतलब क्या है? गैर न्यायिक का मतलब है कि इसके अंदर जो बातें लिखी हैं, जैसे क्या लिखा है कि न्याय मिलेगा। कैसा न्याय मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब तुम्हें न्याय न मिले तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो, तो ये क्या है? नॉन जुडिशियल है, क्योंकि इसके प्रावधानों को आप जुडिशरी में यानी कोर्ट में लागू नहीं करा सकते, न्यायालय में लागू नहीं करा सकते। तो ये क्या है? गैर न्यायिक है। याद रखना, प्रस्तावना में जो बातें लिखी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो आयरलैंड से लिए गए जो बातें लिखी हैं, आप उन्हें लागू कोर्ट से नहीं करा सकते। कोई दिक्कत? कहां बेटा लागू होने की तिथि कहां गलत बताइए, बताओ। सही तो है 26 नवंबर 1949। बताओ क्या गलत है? क्या गलत है? तिथि का उल्लेख करता है। अरे संविधान की ये लागू होने की तिथि का मतलब है एक्सेप्ट करने की तिथि को कहता है। देखो यहां देखो, तुम इसको देखो, क्या कहा? संविधान आज तारीख से आत्मार्पित होता है, अंगीकृत होता है। क्या कहेंगे? आत्मार्पित। लाओ तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर कर दूं, तो इसे लागू नहीं, संविधान को क्या करने की? एक्सेप्ट, स्वीकृत होने की। स्वीकृत कर लो बेटा, स्वीकृत यानी कि एक्सेप्ट होने की। संविधान केम इनटू फोर्स मत करो, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड डेट,
ठीक है, ये कर लो, ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, परेशान मत हुआ करो। अच्छा, सबसे पहला मामला कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर रहा 1960 में। मैं पहले जितना मैंने बताया वो याद रखना। दो एक चीज, एक तो किसकी बात करनी है, एक तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी की बात करनी है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा है कि ये संविधान की आत्मा है, सॉरी प्रियम्बल को कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। दूसरी बात, प्रियम्बल क्या है, नॉन जुडिशियल है, गैर न्यायिक है, इसके अंदर लिखी हुई बातों को सरकार मानती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसे कहाँ, कोर्ट में इसे लागू नहीं करा सकते, ठीक है, कोर्ट में इसे लागू नहीं करा सकते, ठीक है, ठीक, अच्छा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो उसको मैंने ठीक कर दिया, उसे लागू होने की तिथि की जगह मैंने उसे संविधान को स्वीकार कब किया, एक्सेप्टेंस में करा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन सिस्टम पे बताऊंगी नीरज द्विवेदी जी की क्या है और क्या नहीं है, इस पे भी किसी दिन बात करेंगे, जब हम अनुच्छेदों पे बात कर रहे होंगे तब हम रिजर्वेशन पे जरूर आएंगे, लोकसभा में जब हम बात कर रहे होंगे तब हम रिजर्वेशन पे जरूर आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको एक नया नजरिया मिलेगा रिजर्वेशन के बारे में सोचने का, ठीक है, तो शायद आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि क्या मुद्दा है। आ जाए, तो 1960s की बात है, बेरुवाड़ी वाद, बेरुवाड़ी मत मान लेना कि कोई बेवड़े की बात हो रही है, बेरुवाड़ी एक केस चला सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रियम्बल है ये संविधान का अंग नहीं है। बहुत पूछा जाता है इस स्टेटमेंट से। बेरुवाड़ी जो केस चला सुप्रीम कोर्ट में, उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, वो संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इसके अंदर कभी भी कौन, जब ये अंग ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कभी भी संसद इसके अंदर चेंज नहीं करेगी। तो हमेशा याद रखना, पूछा जाता है किस जजमेंट ने, किस केस ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो ये बेरुवाड़ी मामला था। ऐसे समझ लेना, बिल्कुल दारू पी के बेवड़े पने में ये स्टेटमेंट निकला था। बेरुवाड़ी मामला था कि भैया संविधान का अंग ही नहीं है प्रस्तावना, और जब ये संविधान का अंग ही नहीं है तो इसके अंदर विधायिका कभी भी संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद केशवानंद, वेरी इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती और केरल राज्य का मामला चला 1973 के बीच में, 1973 के बीच में, और 1973 के बीच में जब ये मामला चला, तब केरल के द्वारा, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं भाई, प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और इसी केस से एक बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत निकला, मूल ढांचे का सिद्धांत, कि प्रस्तावना न केवल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, बल्कि ये तो बेस है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। और क्या कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन का अधिकार नहीं होगा। नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में उसमें भी चेंज कर सकती है, नेगेटिव वे में। कल इसी के आगे समझा रही होंगी, यहीं तक है आज की क्लास। अच्छा, अनुसूचियां भी हैं, कोई नहीं, ये मिल जाएगी बेटा आपको, ये भी पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, कल अनुसूचियां समझ रहे होंगे और फिर नागरिकता जैसे टॉपिक को समझ रहे होंगे, ठीक है। मैम कोर्ट में लागू नहीं, समझ आया। अच्छा, साकाल रस्तोगी, सकल, देखो इसका मतलब है कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी हैं, आप उसे पढ़ के कहो कि भाई इसके अंदर तो लिखा हुआ है कि संविधान को सोर्स हमसे मिलती है, और हम चाहते हैं कि ये संविधान बदल दिया जाए, हम चाहते हैं कि ये चीज हटा दी जाए। अब उसके अंदर ये बात बेशक लिखी हुई है, लेकिन आप उस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, हाई कोर्ट चले जाते हो, और कहते हो कि देखो ये यहां लिखा हुआ है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहेगा यार प्रस्तावना के अंदर, प्रियम्बल के अंदर लिखी हुई बातों को स्वीकार करना, उस पर चलना, ये सरकार के हाथ में नहीं चलती है, तो आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते हो, ठीक है। तो प्रस्तावना के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं,
आप उसे जैसे उसके अंदर लिखा हुआ है सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। आपको नहीं मिल रहा राजनीतिक न्याय, आपको नहीं मिल रहा सामाजिक न्याय, आपको आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा। अंबानी के लड़के को ज्यादा मौके मिल रहे हैं, आपको कम मौके मिल रहे हैं। अडानी को ज्यादा बिजनेस करने के लिए सरकार सपोर्ट कर रही है, भारत के एक आम बिजनेसमैन को नहीं कर रही है। तो आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा। अब आप ये नहीं कह सकते कि प्रस्तावना में देखो लिखा हुआ है और आप कोर्ट चले गए, कोर्ट मना कर देगा कि प्रस्तावना के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं, प्रियम्बल के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं वो नॉन जुडिशियल हैं, नॉन इन्फोर्सिबल हैं, उसे मानना न मानना सरकार के ऊपर है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये दोनों केसेस मैं कल भी करा रही होंगी, तो मिलते हैं कल तो संडे है, शायद परसों मिलते हैं। ठीक है, बताऊंगी यूपी बॉय किस अधिकार से आपको कितना फायदा है। तसल्ली रखो, संविधान पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि एक ब्रॉडर विजन खुलता है। चलिए, कल क्लास वैसे तुम बताओ, मैं ले लूं क्लास? तुम बताओ, 2-4 मिनट के लिए तुम लोग बताओ। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा जो पीडीएफ मिलेगी उसी के साथ मिलेंगे, आज ही मिलेंगे। हिमांशु आप बताओ, कल क्लास ले लूं? क्योंकि देखो ये बहुत जेन्युइन बात है, मैं आपको पहले से समझा दूं। ठीक है, वो ये है कि मेरा पीक टाइम चल रहा है, ये मेरा 8th मंथ चल रहा है, तो आपको नहीं पता होता कि बेबी कब आएगा, है ना? नो वन कैन एक्सपेक्ट। और वो डिलीवरी डेट डॉक्टर्स बताते हैं कि ऐसे जून में होगा, लेकिन वो हमें नहीं पता होता, वो उसकी मर्जी होती है। ठीक है ना, कि इसको दुनिया में कब आना है, वो ईश्वर द्वारा निहित है। तो मैं चाहती हूँ तुम्हारे सिलेबस में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो चलो ठीक है, इस वाला संडे तुम ले लो, ये संडे तुम ले लो, लेकिन उसके बाद जितने भी संडे होंगे हम उसमें क्लासेस ले रहे होंगे। पॉलिटी की तो ले लेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूं मैं तुम्हारा रिवीजन वगैरह सब करा के एकदम पेटी पैक तुम्हें तैयार कर जाऊं। ठीक है ना? तो इस संडे ठीक है, चलो तुम ले लो, लेकिन उसके बाद के संडे के लिए सुबह सुबह की क्लास के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है गुड्डा? पंथ निरपेक्ष क्या है गुड्डा? चिराग कल बताऊंगी, एक बार और पूछना तब बताऊंगी। पंथ निरपेक्ष का मतलब हमारा अपना कोई धर्म नहीं है, हमारी अपनी मर्जी, हम जिस भी धर्म को चुन लें। ठीक है ना?